Welcome everyone. Welcome to the new lecture of our JST preparation series. So let's start. The first question is from the bio section. Which part of brain regulates life maintaining functions like blood pressure, body temperature, hunger, thirst? जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ही ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में और उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसी से रिलेटेड फर्दर कुछ ब्रेन से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास। वो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि मेजर जो लाइफ मेंटेनिंग फंक्शंस हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना हो गया, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, इनको कौन कंट्रोल करता है? तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फर्दर जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो उनमें से जो हाइपोथैलेमस होता है बेसिकली वो सारे जो भी वाइटल लाइफ मेंटेनिंग फंक्शंस हैं जैसे कि बॉडी टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन सबको मेंटेन करने में काम में आता है ये। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस। और जो भी बॉडी का इंटरनल बैलेंस है जिसको होम्योस्टेटिस कहते हैं उसको भी बेसिकली यही बैलेंस करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी हाइपोथैलेमस। जबकि अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें तो जो सेंसरी जो सेंटर होता है वो थैलेमस होता है। हिप्पोकैम्पस जो है वो मेमोरी एंड लर्निंग से रिलेटेड होता है जबकि ओवरऑल बॉडी का जो भी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसको सेरिबेलम डील करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज activities like writing, drawing, painting have become possible due to इन ये सारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन है इनमें से कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि राइटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग में हेल्प करता है? तो राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया या ड्राइंग हो गया, ये सारे मोटर स्किल्स हैं, वॉलेंट्री एक्शंस के थ्रू ये काम होते हैं, इसमें वॉलेंट्री मसल मूवमेंट होती है। और जो भी आपकी जो वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स होती हैं उनको सेरिबेलम डील करता है। जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम है, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ा था। तो उसमें जो सेरिबेलम है, ए ऑप्शन सेरिबेलम, ये जो है वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स को डील करता है जिसमें मोटर स्किल्स आ जाती है जैसे कि राइटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, बैलेंस आ गया, बॉडी का पोस्चर आ गया, कोऑर्डिनेशन आ गया, इन सबको सेरिबेलम डील करता है। बाकी अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें तो मिड ब्रेन क्या करता है, जो आईज एंड हेड की जो मूवमेंट है उसको डील करता है। और मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज जो भी हमारे बॉडी की होती है जैसे कि हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गई, इन सबको मेड्यूला ऑब्लोंगेटा डील करता है। और पोन्स जो है वो ब्रीथिंग में हेल्प करता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ए सेरिबेलम। Okay, then we have coughing, swallowing, hiccuping और digestion। खांसना हो गया, किसी चीज को स्वेलो करना हो गया, हिचकी हो गई, डाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें जो है इनको कौन डील करता है? तो हमने पढ़ा है कि जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वो सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को डील करता है जैसे कि कफिंग हो गई, स्वेलोइंग, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इनको मेड्यूला ऑब्लोंगेटा डील करता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जबकि सेरिब्रम जो है वो थिंकिंग, मेमोरी एंड वॉलेंट्री एक्शन से रिलेटेड है। हिप्पोकैम्पस जो है वो मेमोरी एंड लर्निंग से रिलेटेड है। और सेरिबेलम अभी हमने जो पढ़ा है कि वो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। एंड नेक्स्ट इज विच पार्ट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी इन ब्रेन? ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो कि मेन रोल प्ले करता है इन लॉन्ग टर्म मेमोरी? तो जो हिप्पोकैम्पस है बेसिकली ये मेमोरी एंड लर्निंग के लिए यूज होता है। हिप्पोकैम्पस जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी हिप्पोकैम्पस। Then next we have which of the following glands releases hormones which activate other glands of the body?
इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो कि ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कि बॉडी के दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है? तो हमें पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कि बाकी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट भी करता है, रेगुलेट भी करता है। और इसी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा गया है? मास्टर ग्लैंड कहा गया है। ये भी अक्सर आपके पास एमसीक्यू आ जाता है कि विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? क्योंकि इसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। जबकि थायराइड ग्लैंड जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो स्ट्रेस एंड इमरजेंसी हार्मोन्स जो है उनको रिलीज करता है। और टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। Then next, we have another question related to hormones. Emergency hormones are secreted by. तो इमरजेंसी हार्मोन्स या स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो एड्रीनल ग्लैंड सीक्रेट करता है। जैसे कि एड्रेनालाइन हो गया या नॉर एड्रेनालाइन हो गया। ये सारे बॉडी को फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इमरजेंसी हार्मोन्स या स्ट्रेस हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? एड्रेनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। सो बाकी ओवरीज जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन से पेनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और थायराइड एज वी हैव लर्न कि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ओके, देन नेक्स्ट इज इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय। अब इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में इसको पेनक्रियाज इसको रिलीज करता है। और इंसुलिन का काम क्या है? बेसिकली ये ब्लड की शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। और जो भी हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके इस लिवर में स्टोर करता है। तो बेसिकली इंसुलिन को रिलीज कौन करता है? पेनक्रियास करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पेनक्रियास। जबकि लिवर क्या करता है? इंसुलिन को सीक्रेट नहीं करता बल्कि ग्लाइकोजन को अपने अंदर स्टोर करता है। और एड्रीनल ग्लैंड अभी हमने पढ़ा कि ये स्ट्रेस हार्मोन्स को इंसुलिन रिलीज करता है, इंसुलिन को नहीं करता। और ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी, पेनक्रियास। देन डायबिटीज मेलाइटस इज द डिजीज ऑफ। जैसे कि हम सबको पता है कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन सही से प्रोड्यूस नहीं होता या इंसुलिन जो है वो सही से काम नहीं करता, तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज मेलाइटस की डिजीज हो जाती है। ब्लड ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाती है बॉडी में। तो इसको हम कहेंगे कि ये किस चीज की डिजीज है? ये पेनक्रियास की डिजीज होगी, क्योंकि इंसुलिन को सीक्रेट कौन करता है? पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन को सीक्रेट करता है। अगर तो इंसुलिन सही से सीक्रेट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ब्लड की ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो द करेक्ट आंसर इज डी, पेनक्रियास। देन नेक्स्ट इज सोमाटोट्रोपिन, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। ये कौन से ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली वही ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स से रिलेटेड काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ही हमारे सारे जो है वो फंक्शंस को डील करता है। ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। सो जो सोमाटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। Then next is the sky appears blue because the Earth's atmosphere. स्काई जो आसमान है वो हमें ब्लू कलर का नजर आता है, क्यों? स्काई बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो सारी गैसेस होती हैं और एयर जो है हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और जैसे ही सनलाइट इन पार्टिकल्स से मूव होती है तो ये जो सनलाइट क्या करती है इनको ये जो पार्टिकल्स हैं ये सनलाइट को स्केटर करते हैं। तो इन पार्टिकल्स की वजह से सनलाइट स्केटर होती है और सबसे ज्यादा जो लाइट स्केटर होती है वो ब्लू कलर की लाइट स्केटर होती है।
और वही लाइट स्केटर होके जब हमें जो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो आपकी ज्यादा स्केटर होती है, जिसकी वजह से स्काई जो है वो हमें ब्लू कलर का नजर आता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी, एटमॉस्फेयर क्या करता है, ब्लू लाइट को स्केटर करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा। स्काई का खुद का ब्लू कलर नहीं होता, एटमॉस्फेयर का खुद का ब्लू कलर नहीं होता। तो उसका जो मेन रीजन होता है वो ये है कि हमारी सराउंडिंग में जो भी एयर है उसके अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स है वो ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से स्काई हमें ब्लू कलर का नजर आता है। ओके, देन नेक्स्ट इज अ सरफेस अपीयर्स ब्लैक। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा सरफेस है जो कि ब्लैक कलर का है, तो पूरा वो ब्लैक कलर क्यों नजर आता है, क्योंकि वो सारी की सारी लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपने अंदर पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर ले वो ब्लैक कलर उसमें अपीयर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल लाइट। देन नेक्स्ट इज the ability of a system to perform work against an opposing force। जब भी कोई भी सिस्टम है, उसकी वो जब वर्क डन होता है, वर्क डन किसके अगेंस्ट, एक अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क डन होता है, तो ये बेसिकली डेफिनेशन है। और किस चीज की डेफिनेशन है, एनर्जी की। एनर्जी क्या है, बेसिकली एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स। तो बेसिकली एनर्जी की डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी एनर्जी। Then next is, which form of energy is produced due to random motion of particles। कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, किसी भी सब्सटेंस के अंदर उनका जो रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का, जब वो मूव करते हैं तो उनकी रैंडम मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है थर्मल एनर्जी। अगर हम देखें तो जब भी मूवमेंट की बात आती है तो हमारे जहन में आ जाता है काइनेटिक एनर्जी विच इज रिलेटेड टू मोशन और मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स की मूवमेंट या उनके मोशन के बारे में पूछा गया है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और लेकिन जब सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स का जो रैंडम मोशन है वो जब मूव करते हैं तो उनके थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम हीट एनर्जी भी कहते हैं। और जितना फास्ट पार्टिकल्स का मोशन होगा, मूवमेंट होगी, उतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, थर्मल एनर्जी। जबकि दूसरे ऑप्शंस को अगर हम देखें तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, केमिकल एनर्जी केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड है, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस से रिलेटेड है। और थर्मल एनर्जी जो है वो रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट इज, विच डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को केमिकल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ड्राई सेल जो होते हैं हमारे पास, जो बैटरीज होती है, उनके अंदर एक तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एनोड, उनके अलावा उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उन इलेक्ट्रोलाइट्स में जो केमिकल्स होते हैं बेसिकली, उन केमिकल्स में केमिकल एनर्जी होती है। और वो डिवाइसेस क्या करती है, उन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसके थ्रू जो भी पावर डिवाइसेस है हमारी वो काम करती है, जैसे कि फ्लैश लाइट्स हो गए, रिमोट कंट्रोल हो गए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो हो जाएगा डी, ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो सोलर पैनल्स हो जाए होते हैं वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वोल्टेज चेंज करते हैं। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ड्राई सेल। Then next is a law of conservation of energy states that energy can। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ये कहता है कि आपकी जो भी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। जबकि एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें।
एनर्जी की फॉर्म तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है। तो बेसिकली इनको इसको दूसरे वर्ड्स में हम क्या कहेंगे कि दी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि एनर्जी ना जो फॉर्म है इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, लेकिन टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हमेशा सेम रहेगी। So here the correct option is C, neither created nor destroyed. यहाँ पे nor है, not नहीं है. Neither be created nor destroyed. So the correct option is C. Law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed. Then next is energy stored in food converts into dash inside the human body. अब जो फूड बेसिकली हम जो कंज्यूम करते हैं, फूड के अंदर केमिकल एनर्जी होती है जो कि उसके मॉलिक्यूल्स में अंदर होती है। अब जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, और फिर वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है फॉर मूवमेंट पर्पस, फॉर ग्रोथ पर्पस और बाकी की जो भी लाइफ एक्टिविटीज है। तो बेसिकली हमारी फूड के अंदर जो भी एनर्जी होती है वो किस हमारी बॉडी में जाके किस चीज में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, केमिकल एनर्जी। देन नेक्स्ट इज अ जनरेटर कन्वर्ट्स। अब जो जनरेटर है जो यूज करते हैं हम लोग, ये क्या करता है, ये बेसिकली मैग्नेटिक सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी को जो जो चीज कन्वर्ट करती है वो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, और जबकि केमिकल से मैकेनिकल जो है वो बैटरी पावर्ड मोटर्स होती है, और थर्मल टू केमिकल जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो जनरेटर बेसिकली क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन नेक्स्ट इज which factor is responsible for a metal spoon to become hot when placed in hot water? अब सपोज करें हमारे पास कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर हॉट वाटर रखा हुआ है। अब इस हॉट वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। अब इसके अंदर अगर हम स्पून को रखते हैं, स्पून कोई भी मेटल का स्पून है, जब हम इसके अंदर रखेंगे हॉट वाटर के अंदर, तो क्योंकि ये मेटल है तो इसके अंदर से हीट इजीली जो है वो पास हो जाती है। तो जैसे ही हम इसके अंदर स्पून को डालेंगे तो स्पून की अगर हम एक एंड भी डालेंगे तो स्पून का दूसरा एंड जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीट जो है वो मूव करती है थ्रू अ मेटल। तो जब भी किसी सॉलिड के थ्रू हीट मूव करे, मूवमेंट थ्रू अ सॉलिड पार्टिकल, उसको कंडक्शन कहा जाता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कंडक्शन। जब भी हम किसी भी हॉट वाटर में कोई भी मेटल रखेंगे तो वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीट फ्लो करेगी पूरी की पूरी, और जब भी किसी सॉलिड सब्सटेंस के थ्रू हीट फ्लो करती है उसको कंडक्शन कहा जाता है। और जो कन्वेक्शन है, और जब भी हीट लिक्विड से या गैसेस से फ्लो करती है उसको कन्वेक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि मेटल का जो स्पून है वो सॉलिड होता है, तो सॉलिड से जब भी हीट पास करेगी वो कंडक्शन कहलाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट इज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम। ये तो हम सबको पता है, कॉमन जो है वो ऑब्जर्वेशन है कि हीट जो है वो किसी भी हॉट सब्सटेंस से कोल्ड सब्सटेंस की तरफ मूव करती है। हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट हमारी हीट मूव करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, जबकि लो प्रेशर हाई प्रेशर ये गैसेस से रिलेटेड। So here the correct option is B, hot object to cold object. Then next we have conduction occurs mostly in, तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी heat जो है वो transfer of heat through a solid medium is known as conduction। तो conduction mostly solids में होती है, और convection जो होती है वो fluids में होती है, जो flow करते हैं। fluids जैसे कि हमारे पास liquids हो गए और gases हो गए। तो convection currents किस में फॉर्म होंगे, वो होंगे liquids and gases में। वैक्यूम में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम के अंदर पार्टिकल्स नहीं होते, तो वहां पे कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है। सॉलिड में नहीं होती कन्वेक्शन, मेटल्स भी सॉलिड है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लूइड्स।
फ्लूइड के पार्टिकल, और फ्लूइड्स में दो चीजें आ जाती है, लिक्विड्स एंड गैसेस। Then next is voltage is the measure of voltage, basically measure करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को measure करता है between two points in a circuit। तो जब भी किसी सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है वो वोल्टेज के थ्रू होता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पोटेंशियल डिफरेंस। देन नेक्स्ट इज विच डिवाइस इज यूज्ड टू रिड्यूस करंट। तो बेसिकली ऐसा डिवाइस जो कि करंट को रिड्यूस करे या फ्लो ऑफ करंट को लिमिट कर दे, रोक दे, कम कर दे, तो उसको कहते हैं रेजिस्टर। जो कि रेजिस्ट करे, फ्लो ऑफ करंट को जो चीज रेजिस्ट करे उसको रेजिस्टर कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज सी, रेजिस्टर। देन नेक्स्ट इज केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस। अब हमारे पास डिफरेंट गैसेस होती है। एक गैस हमारे पास होती है लाफिंग गैस, जो कि एनेस्थेटिक पर्पसेस के लिए भी यूज होती है, और जब भी इसको हम छोड़ देते हैं तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तो जो और उसका जो केमिकल फार्मूला है वो है N2O। ये अक्सर आपके पास जो एग्जाम्स होते हैं मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी मर्तबा पूछा गया है कि लॉफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है, तो हम कहेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड। इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O उसका फार्मूला है, जबकि ये अमोनिया है, ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा और ये मीथेन हो जाएगा। तो लाफिंग गैस का जो फार्मूला है वो होता है N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट इज अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू और मोर। अब मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो होते हैं, सपोज हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, N2 हो गया, O2, CO2, H2O। तो ये हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स में बेसिकली क्या होता है, एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब एटम्स एलिमेंट्स के होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो कि है उसके दो एटम्स आपस में कंबाइंड है। O2 में देखें तो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके दो एटम्स आपस में कंबाइंड है। CO2 में कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम्स है, ये सारे आपस में कंबाइंड है। और H2O में हाइड्रोजन के दो एटम्स है, जबकि ऑक्सीजन का एक एटम है, सारे आपस में बॉन्डेड है। तो मॉलिक्यूल बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब वो एटम्स सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। और जबकि कंपाउंड्स को हम देखें तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में यही फर्क है कि कंपाउंड जो होगा उसमें हमेशा डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, और मॉलिक्यूल में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हम N2 को देखें तो N2 को मॉलिक्यूल तो कह सकते हैं, कंपाउंड नहीं कह सकते, क्योंकि सेम एलिमेंट के एटम्स है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो है, कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट है। जबकि CO2 को हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कनेक्टेड है। H2O को मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, कंपाउंड भी कह सकते हैं। सो बेसिकली तो यही है कि आपका जो कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच में यही फर्क है कि मॉलिक्यूल में सेम एटम्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जबकि कंपाउंड में हमेशा लाजमी है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होने चाहिए। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा गया है कि मॉलिक्यूल्स में अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स किस चीज के बने हुए होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एटम्स, एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट वी हैव इज अ ब्लैंक एलिमेंट। ऑक्सीजन कौन सा एलिमेंट है, मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है या टेट्रावेलेंट है। तो अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 8। अब 8 इसका एटॉमिक नंबर है, इट मींस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 8, प्रोटॉन्स भी होंगे 8। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो उन 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए फर्स्ट शेल में, और बाकी के दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, लेकिन क्योंकि 8 में से 2 फर्स्ट शेल में चले गए, बाकी कितने बचे 6। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये बेसिकली 2 बॉन्ड किसी और के साथ बना सकता है।
क्योंकि इसको दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये किसी दूसरे एटम के साथ दो बॉन्ड बना सकता है। तो अगर ये एक बॉन्ड कोई भी सब्सटेंस अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो वो मोनोवेलेंट हो जाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा तो वो डाइवेलेंट, तीन बॉन्ड बनाएगा तो ट्राइवेलेंट, चार बॉन्ड बनाएगा तो टेट्रावेलेंट। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है, कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन टोटल दो बॉन्ड बना सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या होता है, डाइवेलेंट एलिमेंट होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज हाउ मेनी एटम्स फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस जो है वो क्लोरीन गैस का जो फार्मूला है वो है Cl2। अब काफी सारे हमारे पास डाई एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर दो एटम्स होते हैं। अब यहाँ भी हम देखें तो क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसके दो एटम्स आपस में कंबाइंड है थ्रू अ केमिकल बॉन्ड। अब काफी सारे हमारे पास जो है एलिमेंट्स हैं जो कि डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। H2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे नेचर में डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन गैस H फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्लोरीन गैस जो है उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोरीन गैस जो है वो नेचर में डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसका आंसर होगा 2। हाउ मेनी एटम्स फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस, तो 2 एटम्स फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस। Okay, next we have outermost shell of sodium atom has how many electrons? तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का बेसिकली जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। उसमें से दो आ गए इसके फर्स्ट शेल में, 8 आ जाएंगे इसके सेकंड शेल में, बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो आ जाएगा इसके लास्ट शेल में जो कि हो जाएगा इसका आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। तो ये तो हम एटॉमिक नंबर से देख सकते हैं कि इसके पास आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1। जबकि अगर हम ऐसे ही पीरियोडिक टेबल को देखें तो क्योंकि सोडियम जो है वो 1A ग्रुप में आता है, और ए ग्रुप वाले जो भी आपके ग्रुप नंबर्स होंगे, जैसे 1A हो गया तो 1A में जो भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उन सबके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, और 2A ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेम इज एप्लीकेबल फॉर 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। तो बेसिकली इन सबको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो सोडियम क्योंकि 1A ग्रुप में आता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक, और इसके एटॉमिक नंबर से भी हम देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन एटम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन का अगर हम देखें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। तो इसमें से दो आ जाएंगे आपके फर्स्ट शेल में, 8 सेकंड शेल में, बाकी बचे 7 वो आ जाएंगे इसके लास्ट शेल में। तो इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्लोरीन आपका 7A ग्रुप में आता है। 7A ग्रुप में आता है तो उसकी वजह से इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7। Okay, so the correct option is D here. Then next we have which of the following has stable electronic configuration। हमारे पास पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास जो भी ग्रुप्स हैं उन सब ग्रुप्स की में जो भी एलिमेंट्स है वो स्टेबल नहीं है। सबसे जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बिल्कुल लास्ट वाले ग्रुप की, जिसको हम कहते हैं ग्रुप 8A, नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनके अंदर जो हीलियम है, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका डुप्लेट कंप्लीट हो या जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कहलाती है। और ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में जो 8A ग्रुप है उसकी उनमें जो भी एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और लिथियम में से जो 8A ग्रुप का एलिमेंट जो है वो हीलियम है, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो स्टेबल होगी। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, हीलियम।
Okay, then next is what are the products when electric current is passed through water? अब हमारे पास वाटर है, उसमें से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। तो जब भी हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आती है वो आती है H2 एंड O2। तो बेसिकली इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब भी हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वाटर टूटेगा, वाटर की डिसोसिएशन होगी और किसी भी सब्सटेंस की डिसोसिएशन होना, ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है और वाटर किस चीज में टूट रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस में टूट रहा है। तो जब भी हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी मिलेंगी हमें, एक तो वाटर मिलेगा, दूसरा ऑक्सीजन मिलेगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Okay, then C is the correct answer. Then next we have a piece of iron is kept in open air for 5 days. A film of corrosion formed over it. हमारे पास कोई आयरन का पीस है जिसको हम खुला छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, ओपन एयर में। अब एयर में क्या चीज होती है, एयर में हमारे पास एक तो ऑक्सीजन होगा और मॉइस्चर होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो जब भी आयरन को हम बाहर ऐसे खुली एयर में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, कोरोजन की एक लेयर चढ़ जाती है जिसको रस्ट भी कहा जाता है। और वो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन है वो रिएक्ट करता है आपके एयर में, एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और वाटर जो मॉइस्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनसे रिएक्ट करके क्या चीज बनती है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड डॉट NH2O, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो आयरन जो है वो एयर के अंदर ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और वही आयरन ऑक्साइड, उसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, उसकी लेयर बन जाती है पूरी की पूरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए आयरन ऑक्साइड। और रस्ट का फार्मूला भी अक्सर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा Fe2O3 डॉट NH2O। एन मीन्स जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 1 हो, 2, 3, 4, whatsoever. Okay, so the correct option is A here. Then next we have during combustion a substance react with. अब combustion basically एक chemical reaction है जिसमें किसी भी substance को हम burn करते हैं in the presence of oxygen. सपोज कर ले हमारे पास मीथेन है, मीथेन को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेगी वो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो किसी भी चीज की कंबस्शन जब हम करवाते हैं, इट मीन्स हम उसको बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या हम कहें कि उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं। और कंबस्शन में मोस्टली जो प्रोडक्ट्स बनती हैं हमेशा वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ एनर्जी। तो अगर आपसे प्रोडक्ट्स का पूछा जाए कि कंबस्शन में कौन सी प्रोडक्ट्स बनती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रो वाटर बनता है और हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कंबस्शन के दौरान सब्सटेंस किस चीज से रिएक्ट करता है, तो वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ एसिड। अब हमारे पास जो एसिड्स एंड बेसिस होते हैं, तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा होता है, सॉर टेस्ट होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। और टेस्ट ऑफ बेस थोड़ा कड़वा होता है, बिटर होता है, सोप लाइक होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। एसिड का टेस्ट सॉर होता है जबकि बेस का टेस्ट जो है वो बिटर होता है। ये मेन जो बेस्ट जनरल प्रॉपर्टीज है एसिड्स एंड बेसिस की। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को हम कोशिश करेंगे कि जल्द अपलोड करें। जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो JST की या किसी भी और टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें साइंस का पोर्शन एक्सपेक्टेड है, तो आप उनसे हमारी ये वीडियोस और हमारे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।